नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास के नए नए नवाचार और नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण होता है, शिक्षा से ही प्रकाश आता है और शिक्षा ही हमें जीवन स्तर और हमारे भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में मैम। और सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे यही जानेंगे कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्वपूर्ण महत्व है मैम। यहाँ मैं अपनी बात महात्मा गांधी के कोटेशन से करूँगी कि महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना, अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास करना। तो जब शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है तो इसी के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और ये बात हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी तरह से आत्मसात की है। और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि हमारे प्रदेश का प्रत्येक बच्चा साक्षर रहे, कम से कम उसे में बुनियादी साक्षरता हो और संख्यात्मक ज्ञान हो, जिससे कि वो यदि उच्च शिक्षा प्राप्त ना भी कर सके तो अपने जीवन में अपने जीवन यापन करने के लिए वो सक्षम रहे और कुशलतापूर्वक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा का विकास हो रहा है? जी, शिक्षा के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है सतत प्रयासरत है। पहले हमारी लिटरेसी दर काफ़ी कम थी, लेकिन आज हम लगभग 70% लिटरेसी दर हमारी हो गई है। तो ये अथक प्रयास के बावजूद ही है और हम इस और प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा जी प्रयास किए जा रहे हैं कि साक्षरता की दर 100% हो जाए। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अभी आपने सुना ही होगा, वर्तमान में लगभग 50,000 शिक्षकों की नवनियुक्ति की गई है, जिससे इसको प्रदेश के प्रत्येक शाला में शिक्षक उपस्थित हों। और इसी के साथ डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा आपको पता ही है कि आज का युग डिजिटल युग है और आगामी भविष्य में तो सभी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बच्चों को इस तरह तैयार करें कि वो आगे भविष्य में डिजिटल युग के लिए तैयार रहें। कुछ स्कूलों को अभी लगभग 275 स्कूल सीएम राइज स्कूल भी किए गए हैं। सीएम राइज स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, आधुनिक परिवेश में आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ स्कूल शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। फिर डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है सतत रूप से। एक और नवाचार अभी किया जा रहा है कि प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे, अर्थात बच्चा बिना बैग के स्कूल आएगा और अपने CCLE के कार्यक्रम अटेंड करेगा। अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब पाठ्यक्रम के साथ पाठ्येतर गतिविधियां हैं, उनको वो कंप्लीट करेगा और उससे उसके जो मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी होगा। इसी के साथ साथ महाविद्यालयों में भी अभी नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ये चाहती है कि बच्चा परीक्षा का तनाव ना ले। इसके लिए उमंग कार्यक्रम रखा गया है। क्या है मैम? ये उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये बच्चों को यदि परीक्षा में तनाव होता है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। इस काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को उनके तनाव को घटाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि बच्चा जब तनाव में आता है तो अक्सर वो उसे जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। तो इस सुसाइडल प्रवृत्ति को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार
अथक रूप से प्रयासरत है। इसीलिए आजकल ज्ञान के पे आधारित शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित परीक्षा प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। बिल्कुल मैम, शिक्षा के क्षेत्र में आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है और स्पेशली बच्चियों को पढ़ाने के लिए जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं, तो आपने क्या देखा मैम, किस तरह के पहले और अब की स्थिति में बदलाव हुए, शिक्षा कितनी सशक्त होती जा रही है प्रदेश में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले जब शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, जिसमें शिक्षक जो चाहता था वैसा पढ़ाता था, लेकिन अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जो योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जाए, ना कि शिक्षक जो चाहता है। पाठ्यक्रम में बांध के शिक्षा नहीं दी जा सकती। बच्चे को इन सब चीज़ों से यदि हम अलग करेंगे तो बच्चा वास्तव में पढ़ने के लिए प्रेरित होगा और बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा, खुशी खुशी पढ़ाई करेगा और अपने आगे भविष्य को बनाएगा। यहाँ तक कि उसको उसके हिसाब से विषय चुनने का भी अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोई बंधन नहीं है कि उसे ये स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम लिए तो ये विषय चुनना है, साइंस लिए तो ये। वो विज्ञान के साथ संगीत का भी चुनाव कर सकता है, नृत्य का भी चुनाव कर सकता है, इकोनॉमिक्स का भी चुनाव कर सकता है। मतलब बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र है। वो अभी यदि यह नहीं समझ पा रहा है कि उसका भविष्य किस और आगे बढ़ेगा, तो वो अपने विषय, मनपसंद विषय ले लेगा और फिर आगे चलकर जिस विषय में उसको अपना आगे भविष्य का जीवन निर्वाह करना है, उसमें वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि प्रदेश में सीएम राइज स्कूल भी संचालित हो रहे हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं और किस ध्येय के साथ, किस उद्देश्य के साथ ये संचालित हो रहे हैं, और इसमें अभिभावकों का क्या रिस्पांस आपको देखने को मिला है? 11 जून 1921 को 2021 को मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना 2024 शुरू की गई थी। इसमें जो स्कूल थे उनका अपग्रेडेशन किया जाना है, तो 9200 स्कूलों को चयनित किया गया है, जिनको आगे 10 सालों में सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। अभी 275 स्कूल सीएम राइज स्कूल बन चुके हैं जी। तो इनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है, इनमें आधुनिक संसाधन दिए जा रहे हैं, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, जिम, बैंकिंग काउंटर, आधुनिक तरीके से मतलब साज सज्जा की जा रही है। ये मतलब बच्चे को ये फील नहीं हो कि मैं केंद्रीय स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहीं से भी कमज़ोर हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। वह उसे लगेगा कि मेरा स्कूल भी उतना ही उन्नत है जितना कि प्राइवेट स्कूल है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये स्कूल जो है वो जिला स्तर पर बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे हैं, तहसील स्तर पर बनाए जा रहे हैं और ग्राम स्तर पर बनाए जा रहे हैं। मतलब हर स्तर पर स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही नई बिल्डिंग भी तैयार की जा रही है। और ये नई जो बिल्डिंग तैयार होगी इसमें ये समस्त आधुनिक संसाधन होंगे, जिसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और उसको विश्व स्तरीय शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसमें आधुनिक तकनीकी सारी इस्तेमाल होगी। शिक्षा की गुणवत्ता, उसमें मुख्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया गया, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से। आधुनिक जो इमारतें हैं वह बनाई जा रही हैं, परिवहन के साधन दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चा बस से स्कूल आएगा जाएगा। बच्चे के लिए वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा बस से जाता है, वो साइकिल या पैदल जाता है, तो सीएम राइज स्कूल में जब वो बस से जाएगा तो उसे बड़ा गर्व महसूस होगा। उसके साथ उसका मानसिक शारीरिक विकास होगा, क्योंकि जब बच्चा इंफीरियरिटी में रहता है तो उसका विकास थोड़ा सा कुंद हो जाता है, लेकिन जब बच्चा खुश रहता है तो उसका संपूर्ण विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। उसमें स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं। स्मार्ट क्लासेस में सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल लर्निंग की जा रही है, ई लर्निंग कंटेंट दिया जा रहा है, प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जा रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, एनिमेशन मूवीज़ के माध्यम से बताया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ क्विज कार्यक्रम है, जैसे और मतलब सभी तरह की जितनी आकर्षक सामग्री कंटेंट से संबंधित
प्रस्तुत की जा सकती है वो सब की जा रही है। तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी उसको पढ़ता है और उसको ग्रास्प करता है, क्योंकि हमारे शिक्षा में ये कहा गया है कि शिक्षा ग्रहण करने में शरीर की जितनी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा उपयोग में होंगी, शिक्षा उतनी ही स्थायी होगी। तो जब हम वीडियो दिखाते हैं तो कान, आँख हमारी बहुत एक्टिव हो जाती हैं। और जैसे आप देखते ही हैं कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं तो हम 2 घंटे आराम से उसकी स्टोरी सुना सकते हैं, क्या क्या हुआ था। हमने कुछ याद नहीं की है, लेकिन वो ऑडियो विजुअल का प्रभाव है। ये हम ऑडियो विजुअल का प्रभाव बच्चों में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चों की इससे उपलब्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, इससे न केवल मैम मनोरंजन बल्कि इम्पैक्टफुल चीज़ निकल के आती है। बिल्कुल, इस तरह की शिक्षा में हम नवाचार करते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और साथ ही इसमें पेरेंट्स की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जब बच्चा खुशी खुशी घर जाता है और अपने माता पिता को बताता है कि आज मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, तो पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं जी। और जागरूक होने के साथ साथ वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे पहले हम देखते थे कि बच्चा पढ़ के आया, घर में आकर उसने अपना बैग कहीं रख दिया और जब दूसरे दिन स्कूल जाता था तभी वो बैग उठाता था। लेकिन अब वो आके स्कूल की बातें बताता है, माता पिता से इंटरेक्ट करता है, और वो जब सारी चीज़ें माता पिता सुनते हैं तो उन्हें भी इंटरेस्ट होता है। कई बार तो यह देखा गया है कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी पढ़ने लगते हैं। जो माता पिता निरक्षर हैं उनमें साक्षरता आने लगी है, उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी उनकी डेवलप हो रही है। बच्चा उनको भी साथ साथ में खुद के साथ उनको भी पढ़ाता जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बिल्कुल, जब हम मैम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें दिशा ऐप जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी छात्रों को सीखने का अनुभव देती है, वो आप किस तरह से बताएंगे मैम? डिजी शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान युग डिजिटल युग है, तो हमें हर तरह से बच्चे को भविष्यगामी डिजिटल युग के लिए तैयार करना है। और यह भविष्यगामी डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए हमें डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत है, और उनका हमारी सरकार ने भरपूर उपयोग करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आर्थिक सहायता दी है और ये प्रोवाइड कराएं। स्मार्ट क्लास की स्थापना की है कक्षाओं में, जिसमें प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव बोर्ड, ई लर्निंग वगैरह जैसे जो साधन है उनसे उन क्लासेस को सुसज्जित किया गया है। ई कंटेंट का विकास किया जा रहा है। ये जो ई कंटेंट है ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने दिशा ऐप है, या अपना CM राइज पोर्टल है, या फिर M शिक्षा मित्र है, ऐसी ऐप विकसित की हैं जिसके माध्यम से बच्चा घर बैठे मोबाइल में अपनी ऐप खोलकर पढ़ाई कर सकता है। अब आपको पता ही है कि कोविड-19 के समय हम सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश सरकार की पहल की वजह से ई कंटेंट प्रसारित किया गया, बच्चों ने घर बैठे शिक्षा प्राप्त की और बच्चे अपनी मेन स्ट्रीम से जुड़े रहे, वो पिछड़े नहीं तो अगर हम 2 साल अपने उसकी कल्पना करें कि उन 2 सालों में यदि यह सब सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता तो हम कितने पिछड़ जाते। बच्चा पुराना भी भूल जाता और नए सीखने के लायक भी नहीं रहता। तो अभावों में ही अवसर निकलते हैं। अभावों में भी अवसर। जिस तरह से कोविड में हमने जो टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व किया, जो हमने तकनीक से की, अगर वो नहीं आता तो आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा समय लगता भारत को इतनी टेक्नोलॉजी लाने में? बिल्कुल सही है। मतलब ये हम जानते हैं कि कुछ ऐसे हमारे लॉसेस हुए हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन जहाँ जहाँ अवसर आए वहाँ वहाँ हमारी सरकार ने उसको प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया, उसके लिए आर्थिक सहायता दी और मोटिवेट किया कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो भले ही व्यक्ति अपना काम काज नहीं कर पाया, व्यापार नहीं कर पाया, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। जी, पढ़ाई सतत रूप से चलती रही। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि पढ़ाई का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ बच्चों का, और बच्चों ने उस तरीकों को अडॉप्ट किया और उसके बाद बच्चे और ज़्यादा सीखने लगे। अभी हम देखते हैं कि YouTube पे बहुत सारे ई कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यदि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है क्लासरूम में या किसी ई कंटेंट के माध्यम से जिससे उसने सीखा है, तो वो YouTube पे जाके सीख लेता है। मतलब आज के क्षेत्र में डिजिटल युग, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है, ऐसे नहीं मम्मी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं पापा इसको ऐसे करते हैं। मतलब बच्चे कितने ज़्यादा
सेवी और टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं जी इसलिए। और हमारी सरकार टैबलेट दे रही है मेधावी छात्रों को, जी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दे रही है, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें, पढ़ने के लिए प्रेरित रहें। हमारे टीचर्स को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है जी कि वो भी उस कंटेंट से वाकिफ रहें जी और सतत रूप से वो डिजिटल कंटेंट का प्रयोग करते रहें और बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। कुछ वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती गाँव में, ओके वहाँ पर रेडियो और टीवी के माध्यम से ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। मतलब आप इसकी सबसे बड़ी डिजिटल की विशेषता ये है कि बच्चा अपने पेस से, अपनी गति से सीख सकता है जी और एक ही बार नहीं, वो 10 बार उस कंटेंट को देख सकता है जी और अपने आप को अपडेट कर सकता है। यदि 6 महीने बाद वो फिर से रिवाइज करना चाहे तो उसको क्लास को पुनः रिवाइज कर लेता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और बहुत ही उपयोगी हो गया है कि बच्चा जब चाहे, जहाँ चाहे, मतलब उसके बंधन खत्म हो गए हैं जी। ऑफ कोर्स शिक्षक की भूमिका कम नहीं हुई है, लेकिन शिक्षक के साथ यदि डिजिटल कंटेंट को जोड़ दिया जाए तो सोने पे सुहागा है, यूँ मान लीजिए। बिल्कुल। अब मेरा सवाल मैम बालिका पर फोकस है कि बालिका शिक्षा को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर आप प्रकाश डालिए। जी हाँ, जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं कुछ हद तक पिछड़ी हुई हैं जी, है ना। तो अगर हम साक्षरता में देखें तो लगभग 70% जो हमारी साक्षरता है मध्य प्रदेश की, उसमें 60% के लगभग 60% साक्षरता महिलाओं की है या बालिकाओं की है और 80% के आसपास पुरुषों की है। तो 20% साक्षरता आज भी हम देखें तो इतने प्रयासों के बावजूद हमारे पास कम है। यही आंकड़ों को देखते हुए, इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह बालिकाओं को बालकों के समकक्ष लाया जाए। और जैसा आप जानते हैं कि अभी हो भी रहा है। कल ही आपने देखा होगा कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी जो कि पुणे में जिनका जन्म हुआ था, और ये वो शिक्षिका थी जिनके ऊपर जब इन्होंने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया तो इनके ऊपर कचरा फेंका गया, कीचड़ फेंकी गई, गालियां दी गई, समाज से बहिष्कृत किया गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास छोड़े नहीं। और आज हम यदि कल्पना करें तो यदि सावित्रीबाई फुले ये कदम नहीं उठाती तो शायद हम इतना आगे बढ़ नहीं पाते। तो पहला कदम हमारा, पहली शाला हमारी सावित्रीबाई फुले थी और उसके बाद अब सतत रूप से हमारी सरकार जो है वो बालिका शिक्षा की ओर अतिरिक्त रूप से ध्यान दे रही है। बिल्कुल मैम, जब हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो आप उन अभिभावकों को क्या कहेंगे कि जो जिनका ये मानना रहता है कि नहीं बेटी की तो शादी करना है, वो पढ़ के क्या करेगी, तो ये थॉट किस तरह से चेंज अब करने के लिए आपकी तरफ से भी प्रयास होते हैं विभागों की तरफ से? जी हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रयास तो हो ही रहे हैं कि क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि लड़कियां जो हैं या बालिकाएं हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। पहली बात तो ये थी कि हमारे प्रदेश में आज से यदि हम 25 साल 30 साल पहले की कल्पना करें तो भ्रूण परीक्षण किया जाता था, जिसमें यदि गर्भावस्था में बालिका है तो उसको गर्भावस्था में ही ख़त्म कर दिया जाता था। तो सबसे पहला कदम तो हमारी सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय है कि भ्रूण परीक्षण ख़त्म कर दिया गया, उसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। और यदि कोई भ्रूण परीक्षण करता भी है तो उसके लिए कड़ी सजाएं की गई हैं। तो बालिका पहले तो जन्म लेने के बाद वो शिक्षा प्राप्त करे, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि उसकी शिक्षा प्राप्त करने के बीच में ही शादी का प्रयास किया जाता है तो कम उम्र में शादी करना भी बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए भी कड़े दंड का प्रावधान है। और इसके साथ साथ ही सरकार ने एक लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार ने
जो माता पिता आयकर दाता नहीं हैं उनकी यदि पहली या दूसरी बालिका होती है, मतलब पहली डिलीवरी में बालिका होती है या दूसरी डिलीवरी में बालिका होती है, तो उसके लिए 1,43,000 के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है वो बनाए हैं, दिए हैं उसको, जिससे कि उसकी शिक्षा और जो शादी या उच्च शिक्षा है उसके लिए उसको पैसे की कमी ना पड़े। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसमें जब बच्ची 21 साल की हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए अपने बचत में से निकालने की मतलब उसको प्रदान कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जब वो कक्षा 6 में होती है तो उसको 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। जब वो कक्षा 9 में पहुंचती है तो उसे 4,000 की आर्थिक सहायता, और कक्षा 11 और 12 में उसे 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह जब सतत रूप से आर्थिक सहायता मिलती है तो जो आप कह रहे थे कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, उन्हें बोझ समझा जाता है, तो लड़कियों का बोझ समझना लगभग कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है। और लड़कियां जब आती हैं तो सभी को बहुत खुशी होती है, लड़कियां भी बराबरी से पढ़ाई करती क्योंकि उनको अब आर्थिक स्थिति उनके लिए बाधा नहीं है। और साथ ही यदि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं तो इस स्तर की बच्चियों को सरकार मुफ्त में शिक्षा, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्नातक की शिक्षा हो, चाहे स्नातकोत्तर शिक्षा हो, वो मुफ्त में प्रदान करती है। बिल्कुल, अब वो बोझ नहीं वरदान बन रही है। अब वो बोझ नहीं वरदान। साथ ही आपको पता होगा कि लड़कियों को स्कूटी दी जा रही है जी। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, जी, जी, जी। उनको स्कूल से घर आने जाने या कॉलेज से घर आने जाने में दिक्कत ना हो, है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं कि जहाँ पर शिक्षा साक्षरता की दर कम है वहाँ पर इस तरह से लड़कियों को हॉस्टल में रख के पढ़ाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिका हैं वह हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकती हैं। इसमें केवल पढ़ाई नहीं कराई जाती, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनको व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी जाती है, शिक्षक जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है, उनके व्यावसायिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती है। तो जब ये लड़कियां यहाँ से पढ़ के निकलती हैं तो वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो और यह आत्मनिर्भरता पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करती है। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार लगातार हो रहे हैं, ऐसे सशक्त प्रयास हो रहे हैं कि ना केवल बेटों बल्कि बेटियों को भी आत्मनिर्भर बना के उनके अभिभावकों को भी सशक्त किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में सहभागिता की। दर्शकों, विकास गाथा के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।